चलिए आज का टॉपिक नया टॉपिक है रेखाखंड और कोण। तो नोट्स भी लिखते जाएंगे। आज आपके लिए नोट्स भी बनाने हैं, सवाल तो हल करना ही है और नोट्स भी लिखते जाना है। मैं एक नोट्स को लिखते जाऊंगा और कॉन्सेप्ट बताते जाऊंगा क्या है, आप एक एक चीजों को समझते जाइए। चलिए जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, कितने लोग जुड़ गए। चलिए, रेखाखंड और कोण से पहले एक सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक रहता है उसको समझते हैं। तो क्या होता है, उसको कहा जाता है, आप लोग यहाँ यहाँ तक दिख रहा है, बिंदु। बिंदु या पॉइंट। बिंदु क्या है, आप लोगों ने अधिकतर देखा होगा। इस प्रकार से एक बिंदु आप लोगों को देखने को मिलता है। पूरे रेखाखंड और कोण में बिंदु का भी विशेष महत्व है, पॉइंट का। इसको क्या किस रूप में परिभाषित किया जाता है? बिंदु एक ऐसी आकृति है, ना ही इसकी लंबाई होती है ना ही इसकी चौड़ाई होती है। मतलब ये किसी भी प्रकार से इसको परिभाषित हम लोग नहीं कर सकते, अपरिभाषित है। लेकिन इसका काम कहाँ होता है? जब हम लोग किसी रेखा और रेखाखंड में सवाल हल करने के लिए जब आते हैं और बात करते हैं, तो किसी क्षेत्र के स्थान का निर्धारण करता है कि इस बिंदु से इस बिंदु तक स्थान निर्धारण करने के लिए, पोजीशन बताने के लिए पॉइंट का उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं? बिंदु एक ऐसी वस्तु है, आप सभी लोग लिखेंगे क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। बिंदु एक ऐसी वस्तु है जिसकी ना तो लंबाई होती है और ना ही चौड़ाई और ऊंचाई। इसका क्या मतलब है? ना तो इसको हम लोग लंबाई के रूप में नाप सकते हैं। अब छोटा सा पॉइंट है, इसको हम लोग इस रूप में देख रहे हैं पॉइंट। इसकी लंबाई हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। चौड़ाई भी नहीं हो सकती, ऊंचाई भी नहीं हो सकती। लेकिन क्या काम करेगा? ये काम करेगा आगे जो कॉन्सेप्ट आएगा रेखा रेखाखंड में, तो उनके निर्धारण के लिए इस बिंदु का उपयोग करेंगे। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक और दूसरे शब्द की, जिसका नाम है रेखा। लाइन। रेखा या लाइन। रेखा या लाइन क्या है? जब हम लोग अगर बिंदु बिंदु को आगे ऐसे बढ़ाते जाते हैं तो एक आकृति का निर्माण करता है और ये आगे जाकर के एक किसी लाइन को दर्शाता है। अगर इसको इस रूप में परिभाषित करते हैं, किस रूप में? ठीक, अगर आप लोगों को ये दिख रहा होगा, एक खींची गई एक यहाँ से यहाँ तक की एक क्या खींची गई है? लाइन खींची गई है। कभी कभी रेखा मतलब लाइन या स्ट्रेन रेखा या सरल रेखा भी इसको कहा जाता है, स्ट्रेन लाइन, सरल रेखा। सरल रेखाएं कई प्रकार की होती है ना, इसमें से सरल रेखा या रेखा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की क्या है? ये स्थान को दिखाता है, एक रेखा दिखाता है। अब रेखा में भी तीन चार प्रकार की रेखाएं होती हैं। इसको देखिए, ये तो समझ में आ रहा है, इस प्रकार से है। ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। और उसके बाद इस रेखा में यहां से यहां तक बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो रेखा क्या होगी? सरल रेखा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक खींची गई क्या होगा? लाइन है, वो रेखा है। अब उसी रेखा में बहुत सारे नामकरण फिर से आते हैं। इसका भी परिभाषा आप लोग लिख लेंगे। यह
बिंदुओं का समुच्चय है। सभी को भी हटा दिया रहता हूं। यह बिंदुओं का समुच्चय है, अतः दो बिंदु के बीच की दूरी लाइन कहलाती है, रेखा कहलाती है। जैसे ये बिंदु ए हो गया और बिंदु बी हो गया, एक लाइन है, रेखा है। ठीक, एक लाइन है, एक रेखा है। अब इसी में फिर इसका नामकरण है। अगर कोई बिंदु यहां से यहां तक निर्धारित कर दिया गया है कि आपकी सीमा यहां तक का है, ये असीमित है, कहीं तक भी हो सकती है, बी का मान कहीं भी जा सकता है। मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहेंगे, मतलब यहां से यहां तक की भी रेखा कहलाएगी। एक रेखा का एक ओवरऑल नाम है मैं जो लिख रहा हूं। अभी इसी में आप लोग अगर अलग अलग फिर से करना चाहें तो उसका नामकरण फिर अलग अलग आता है। वैसे एक शब्द आता है किरण, सुने हैं? रेखाखंड कर लेते हैं, रेखाखंड, रेखाखंड। ये क्या हो गया है, अपने में एक रेखा है। अब रेखाखंड क्या होगा, दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना। रेखाखंड इसी में लेता हूं मैं। मान के चलो आपको एक लाइन खींची हुई मिलती है और हमने बोला कि वो लाइन है, लाइन खींची हुई है तो लाइन है। अब उस लाइन में आप, अगर आपसे कहा जाता है कि उस लाइन के टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे हिस्से को आप बताइए, मतलब उस रेखा को खंडित करते करते बताइए, तो आप क्या करेंगे, जैसे जैसे बताया जाता होगा, जैसे मान के चलो एक कोई रेखा खींची गई है, यहां से ए है और यहां से बी है, एक रेखा खींची गई है। अब इस रेखा खींची गई है, इसकी पूरी की लंबाई मैं मान लेता हूं 25 सेंटीमीटर होगी। ठीक, अब मैं आपसे कहता हूं कि इनमें से एक पॉइंट मिल रहा है जिसको मैं बोल देता हूं पी और क्यू। ठीक, पी और क्यू बोल देता हूं। क्या बोल दिया मैं, पी और क्यू। ए से लेकर बी तक एक रेखा है, लाइन खींची गई है। इस पूरे रेखा में पी और क्यू इस रेखा के टुकड़े हैं, जिसका हम लोग अगर बोल देते हैं ये है आपका 5 सेंटीमीटर लंबी, पी से क्यू की दूरी 5 सेंटीमीटर। तो आप क्या कहेंगे कि ए बी एक रेखा है जिसमें पी क्यू रेखा खंड है, पूरे रेखा का खंड टुकड़ा। तो यहां पर आप लोगों को मैं फिर पूछूं कि इस पूरे लाइन में, इस पूरे रेखा में मैं अगर बोलता हूं कि इसमें 3 रेखाखंड है, 4 रेखाखंड है, 5 रेखाखंड, 5 रेखाखंड है, तो रेखाखंड का एक लाइन होगा जो ओवरऑल लाइन है। इस पूरे लाइन में टुकड़े टुकड़े, जैसे ए से लेकर पी तक एक रेखाखंड है। ठीक, ये पूरे लाइन का ए से पी तक रेखाखंड, कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा अभी से। ए से लेकर पी तक एक रेखाखंड है, समझ में आ रहा है? यहाँ का टुकड़ा इस पूरे लाइन का। ए से लेकर क्यू तक भी एक रेखाखंड है। अब ए से लेकर बी तक एक रेखा है, कोई खंड हो रहा है क्या? नहीं, ये पूरा पूरा ए और बी रेखा है। अब अगर हम लोग बोले पी और क्यू भी रेखाखंड है, रेखाखंड है, पी और बी भी एक रेखाखंड है, जो कुछ चीजें छूटनी चाहिए, और क्यू और बी भी एक रेखा खंड है। तो इस प्रकार से 5 रेखाखंड हो जाते हैं एक ही लाइन में। तो रेखाखंड क्या है, किसी रेखा में, परिभाषा लिख लीजिए, किसी रेखा में दो बिंदु
किसी रेखा में दो बिंदु, किसी रेखा ए बी में लिख लो, किसी रेखा ए बी में, तब हमको समझ में आएगा। किसी रेखा ए बी में दो बिंदु पी और क्यू, पी और क्यू लेते हैं तो उनके बीच की दूरी क्या कहलाएगी? उस रेखा का खंड, रेखा खंड कहलाती है। रेखा खंड कहलाती है। रेखा का है एक पूरा लाइन है और उसके बीच में, जैसे ए भी एक अपने में एक रेखाखंड है, पी क्यू रेखाखंड है, क्यू भी रेखाखंड है, और पूरा क्या है? ए और बी। ए बी की लंबाई 25 सेंटीमीटर है तो पी और क्यू की लंबाई 5 है। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ ए पी 10 सेंटीमीटर है तो रेखाखंड क्यू और बी का मान बताइए, तो क्यू और बी का मान हो जाएगा फिर 10 हो जाएगा। क्यू और बी का मान फिर क्या हो जाएगा? 10, क्योंकि 10 और 5 15 और 10 25, कुल मिलाकर के यहां से यहां तक 25 सेंटीमीटर है। क्लियर है? रेखा कहीं तक भी जा सकती है, उसका कोई सीमा नहीं है। हाँ, रेखा कितने भी दूर तक जा सकती है। अब एक आता है जो हमारे लिए कॉन्सेप्ट में नहीं है, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है, किरण क्या है? किरण को कहा जाता है एक बिंदु से निकलने वाली रेखा। एक बिंदु से निकलने वाली कोई भी लाइन होगी, रेखा क्या कहलाएगी? किरण। जैसे एक बिंदु है, यहां से प्रकाश अगर आता है तो इस प्रकार से इसको दर्शाया जाएगा। एक साइड बिंदु रहेगा, एक साइड एरो रहेगा। लेकिन रेखा में क्या होगा? ये तो पता नहीं कितने दूर तक ये जा सकती है ना, ये बढ़ा सकते हैं हम लोग मान इसका। आगे बढ़े, इसको नोट डाउन कर ही लीजिएगा क्योंकि काम आ सकता है। क्योंकि शिक्षक भर्ती ऐसा चैप्टर है मैथमेटिक्स के लिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता होगा, लेकिन अगर प्रश्न अगर बच्चों के संदर्भ को लेकर पूछ दे, मतलब दोनों मामलों में पढ़ना पड़ता है और कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है, ट्रिक ज्यादा काम नहीं आता इसमें। आप पढ़ लिए लेकिन प्रश्न आ गया, किसी बच्चों को रेखाखंड संबंधित अवधारणा विकसित करना होगा, तो आपको अब फिर कंडीशंस आएंगे तो आप जाने रहोगे कॉन्सेप्ट को, तभी तो बढ़ा पाओगे। चलिए, अब मैं बात कर लेता हूं रेखाओं के अलग अलग प्रकार की। रेखा के प्रकार, रेखा खंड है लेकिन आप लोग समझिए रेखा के प्रकार। पहला प्रकार होता है वक्र, कर्व, वक्र रेखा। वक्र रेखा, मैं एक इमेज ही बना देता हूं। वक्र रेखा क्या होता है? वक्र समझते हैं? वक्र, वक्र, वक्र मतलब मुड़ा हुआ। वक्रतुंड, तुमने वक्रतुंड किसको कहा जाता है? किसको? गणेश जी को। तुंड मतलब उसका वक्र मतलब मुड़ा हुआ, मुड़ा हुआ मुख, वक्रतुंड महाकाय। वैसे ही रिजु इसका अपोजिट शब्द होता है, विलोम शब्द रिजु। ध्यान रख लेंगे, रिजु कभी भी आता है तो रिजु मतलब होता है सीधा, एकदम सीधा, एकदम स्ट्रेट। और वक्र होता है मुड़ा हुआ, टेढ़ा मेढ़ा। ध्यान रखेंगे, वक्र रेखा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा कहा जाएगा। ऐसा करके ब्रैकेट में इस प्रकार की रेखा बना सकते हो एग्जाम्पल के। दूसरा रेखा होता है क्षैतिज रेखा, क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल। क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल होता है। यह रेखा कैसी होती है? अभी जो हम लोग
बात कर रहे थे, रेखा जो खींच रहे थे वो किस प्रकार की रेखा थी? सीधी रेखा। किस प्रकार से होगी ये? वह रेखा जब भी क्षैतिज आएगा, क्षितिज, क्षितिज जानते हैं? कभी कभी आप लोगों को ना हॉरिजॉन्टल वर्टिकल समझ नहीं आता होगा, तो यहीं पे समझ लीजिए। क्षैतिज का मतलब क्या होता है? एक होता है क्षैतिज और एक होता है ऊर्ध्वाधर। शुद्ध हिंदी में, हाँ, क्षैतिज का एक तो हम लोग ऐसे ऐसे जानते हैं, लेकिन कभी भूल गए या रिसेंट किसी को बताना होगा तो क्षैतिज मतलब क्षितिज होता है। क्षितिज मतलब, क्षितिज किसको कहा जाता है? क्षिति किसको कहा जाता है? क्षिति मतलब होता है धरती, पृथ्वी। क्षिति, और क्षितिज मतलब होता है जहां धरती और आसमान मिलते हुए दिखते हैं, क्षितिज कहलाता है। तो यहां पर देखिए, वह रेखा जो पृथ्वी के समानांतर हो, जो किसके समानांतर हो? पृथ्वी के समानांतर। जैसे हम लोग बोल देते हैं हॉरिजॉन्टल, या फिर इसको किससे दर्शाते हैं? एक ऐसी रेखा, पृथ्वी हम लोगों को देखने से ऐसा अभी तो सपाट ही लग रहा है ना, तो इसमें जैसा हो वो क्षैतिज। और एक क्या होगा? समानांतर रेखा, पैरेलल। इसको लिख लेंगे, समानांतर रेखा कैसे किसे कहते हैं? ऐसी रेखाएं, बहुत सारे लाइन होती हैं, ऐसी रेखाएं। अब समानांतर रेखा के लिए दो रेखाएं आवश्यक होती है। अगर समानांतर रेखा पूछा जाए तो, या समानांतर कहा जाए तो समान अंतर में कोई भी रेखाएं रखी हुई है। जैसे एक रेखा ए बी है और एक रेखा एक सी डी है। तो ये जो यहां से यहां की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो हमेशा क्या रहेगा? एकदम बराबर रहेगा। यहां से यहां की दूरी, यहां से यहां की दूरी, अगर ये इधर की भी दूरी, अगर इधर जाता है तो ये भी इधर जाएगा, साथ ही साथ समान अंतर में चलने वाली रेखा। तो ऐसी रेखा जो, अब ये हो सकता है क्या, आप लोग बताएं, जब ये रेखा सी ऐसे जाता रहे और कहीं जाकर ऐसे हो जाए और ये रेखा ऐसे हो जाए, ये संभव नहीं है। समानांतर रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो ऐसी रेखा जो एक दूसरे को कभी नहीं, मतलब कभी नहीं, कभी नहीं काटती तथा समान अंतर में चलते रहते हैं, तथा समान अंतर में चलते हैं, क्या कहलाएंगे? समानांतर रेखाएं कहलाएंगे। यहीं पर ब्रैकेट में ऐसा इसी को बना लीजिए, ए और बी एक रेखा है और उसी के समानांतर सी और डी है। तो ये दोनों का गेप भी बराबर है, यहां से यहां का गेप भी बराबर है, चलेंगे भी तो बराबर चलेंगे। अभी इसी में आप लोगों को समानांतर रेखाओं पे बनने वाले कोण का कॉन्सेप्ट आता है। पूरे कॉन्सेप्ट को यहीं पे समझना है, लिखेंगे फिर इसको। आगे बढ़े। पहला हो गया वक्र रेखा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा कही जाती है। क्षैतिज रेखा जो पृथ्वी के समानांतर, और ऊर्ध्वाधर मतलब जो जमीन से ऐसे ये खड़ा हुआ है, ये ऊर्ध्वाधर है। एक ऐसी रेखा जो ऐसे हो, हॉरिजॉन्टल हो, हॉरिजॉन्टल के ऊपर एक ऐसी रेखा जो खड़ी हुई दिखती है, वो क्या है? ऊर्ध्वाधर है। और ऊर्ध्वाधर को कैसे समझे? लिख लेंगे, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन, और इसको हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इसमें क्या लिखेंगे? ये रेखा जो होगी, जो पृथ्वी है, पृथ्वी के जो समा धरातल में लंबवत होती है,
पृथ्वी के धरातल के लंबवत। अब इसको समझिए, ये एक रेखा है, यहां तक तो दिख रहा होगा आप लोगों को, ये रेखा है और ये रेखा जो है हम लोग किस रेखा के रूप में जानते हैं, एक क्षैतिज रेखा है, हॉरिजॉन्टल रेखा है। जब इस रेखा को, या धरती के समांतर कोई रेखा ऊपर की ओर ऐसे खड़े हुए मिले आपको, तो ये क्या कहलाता है, ऊर्ध्वाधर। और जब भी कोई एक रेखा के ऊपर कोई ऊर्ध्वाधर रेखा या कोई रेखा और आ जाती है तो एंगल का निर्माण होता है, कोण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा, कोण का निर्माण होगा। चीजें समझ आ रही है, नहीं आ रही है, आप लोग थोड़ा सा देख के बताएंगे, कितने लोग जुड़े हुए हैं। चलिए आगे बढ़े। अब हम लोग एंगल की बात करते हैं। जैसे एंगल में जैसे ही हम लोग आते हैं तो एंगल को समझने के लिए फिर से एक कॉन्सेप्ट फिर समझना पड़ेगा। किसी भी प्रकार एंगल मतलब कोण कैसे बनता होगा। कोण का मतलब होता है कोना। कोण का मतलब सीधा बात है, क्या होता है, कोना। और आप लोगों को दुनिया में जितने भी जगह पर कॉर्नर दिखते हैं, कोने दिखते हैं, उस कोने में कुछ न कुछ आपको दो चीजें मिलेंगी। एक तो क्षैतिज वाला संरचना मिलेगा और उस पे ऊर्ध्वाधर संरचना मिलता है। और वो हो सकता है वो लाइन जो है ऊर्ध्वाधर हो, ऐसा खड़ा हुआ मिले, थोड़ा झुका हुआ मिले, थोड़ा झुका हुआ मिले, थोड़ा झुका हुआ मिले, लेकिन कुछ ना कुछ झुका होता है। और जहां पर आपको कोई चीजें झुकी हुई नहीं मिलती, वही कोण आपको एक सरल रेखा में मिलती है, रिजु रेखा में मिलती है, वो रिजु कोण कहलाता है। ठीक, अब समझिए कोण क्या है। देखिए अभी हम लोग समानांतर रेखा पढ़े थे, वैसे ही होता है एक असमानांतर, उसी में लिख लीजिए असमानांतर रेखा। असमानांतर रेखा असमानांतर रेखा, जैसे असमानांतर रेखा का मतलब है ये एक दूसरे को अलग अलग कंडीशन में काट सकती है, अलग अलग कंडीशन में काट सकती है। जैसे परिभाषा लिख लीजिए, स्पष्ट परिभाषा में लिख देता हूं, वे रेखाएं जिनके बीच दो रेखाएं हैं। अब दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे के बीच समान अंतर में नहीं रहता है, दोनों का बीच अंतर जो होगा समान नहीं होगा, समान अंतर में नहीं होता तथा इसे बढ़ाने पर, इसे बढ़ाने पर क्या हो जाता है, एक दूसरे से एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है। क्या करती है, प्रतिच्छेदित करती है। अब इसको एग्जांपल से समझिए। मान लो मेरे पास एक रेखा है, ये कौन सी रेखा है, एक क्षैतिज रेखा। ठीक, अब इसी बीच एक रेखा मेरे पास इस प्रकार से मिल गई, जो टेढ़ा था कुछ था। जैसे मैं इसको आगे बढ़ाता हूं, मैं इसको ऊपर ले जाता हूं या इसी को आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि रेखा में क्या होता है, एरो का निशान है, जब तक एरो का निशान है वो आगे जा सकता है, यह है। तो आगे मैं बढ़ाते जाता हूं, बढ़ाते जाता हूं, ऐसे बढ़ाते जाता हूं, तो एक कंडीशन ऐसा आएगा जब ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर देंगे। प्रतिच्छेदित का मतलब होता है एक दूसरे को काटते हैं। और जहां पर काटा वहां पर एक क्या बनता है, फिर कोण का निर्माण होता है। कोण दोनों साइड से बन सकते हैं, इधर से भी बन सकता है और इधर से भी बन सकता है। तो कहने का मतलब क्या, असमानांतर रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा, देखिए इसको मैं इस रूप में भी बता सकता हूं। अगर एक रेखा ऐसी है और एक रेखा ऐसी है, दो रेखाएं हो गई,
तो एक दूसरे को क्या किया, प्रतिच्छेदित किया। तो ऐसे रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हो, बाद में आकर काट देती हो या आकर के जुड़ जाती हो, तो असमानांतर रेखाएं और प्रतिच्छेदी रेखाएं भी कहलाती हैं। और इसी प्रतिच्छेदी रेखाओं से जो भी चीजें बन रही है उसको नोट डाउन करिएगा। जो भी प्रतिच्छेदी रेखा है उसमें से कोण बनते हैं, कोण का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर एक कोण बन रहा है, यहाँ पर एक कोण बन रहा है, इसको मैं ए बोल दूं, इसको बी बोल देता हूँ। यहाँ पर भी एक कोण बनता है, यहाँ पर भी कोने में कोण बनता है, इसको सी और डी। तो माना जाता है कि जब भी कोई दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो वहां पर कोण का निर्माण होता है, और जो आमने सामने है जिसको हम लोग सम्मुख बोलते हैं, है ना, शीर्षाभिमुख भी बोलते हैं, सम्मुख बोलते हैं, तो ए बराबर हो जाएगा बी और सी बराबर हो जाएगा डी। मतलब ए का मान अगर यहाँ पर 30 होगा और आपको नहीं बताया जा रहा है बी का मान कितना है, तो आप लोग अनुमान लगाएंगे कि ए अगर 30 है तो ए यहाँ वाला कोण और इधर वाला कोण तो बराबर होगा, तो ए भी बी कितना हो जाएगा, 30 होगा। ऐसे अगर डी 50 है तो सी भी कितना हो जाएगा, 50, क्योंकि एक दूसरे के शीर्ष अभिमुख, इसका शीर्ष है और शीर्ष के सामने का जो कोण होगा वो बराबर होता है। अभी हम लोग उसी पे बात कर लेंगे। अब कोण कैसे कैसे होते हैं इसको देखिए। आप लोगों ने बहुत सारे कोणों का नाम सुना है, मिटा दूंगी इसको। बहुत सारे कोणों का नाम सुना होगा, अब उस कोण के नाम में कैसे कैसे इस कोण को फिर से समझा जाता है देखिए। कोई भी एंगल बनाने के लिए कितने कोण रेखा की आवश्यकता होगी, 2। ये भी एक प्रश्न है। अगर आपको कोण बनाना हो तो 2 रेखाएं चाहिए। अगर एक रेखा है और कोई भी रेखा उस पर काटते हुए मिलनी चाहिए, कोई भी रेखा ऐसे काट दे इसमें तब भी यहाँ पे कोण बनेगा, एक रेखा है तो ऐसे काट दे तब भी यहाँ पे कोण बनेगा, एक रेखा बीचों बीच काटे तब भी यहाँ दोनों साइड कोण बनेगा। तो किसी भी एंगल को प्राप्त करने के लिए हमको 2 रेखाओं की आवश्यकताएं होती है। तो 2 रेखाओं के एक दूसरे के प्रतिच्छेद करने से या जुड़ने से या संपर्क में आने से एंगल का निर्माण होता है। और कोण अलग अलग प्रकार के होते हैं एंगल। सबसे पहले समझिए कोण में जो सबसे फेमस कोण है जो आप सबको पता होगा, समकोण। कौन सा कोण, समकोण। समकोण को क्या कहा जाता है, राइट एंगल। राइट एंगल डेफिनेशन देने की आवश्यकता नहीं है। वह कोण जिसका मान, सब इसलिए लिखेंगे क्योंकि आपके लिए भी जरूरी है और पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट के लिए भी जरूरी है। वह कोण जिसका मान कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो। मतलब कि आप समझिए यहाँ पर एक रेखा है यहाँ, और इस रेखा के बीच में एक बिंदु एक सीधी रेखा में है और यहाँ का मान कितना हो, 90 डिग्री हो, क्या कहलाएगा, समकोण। पिक्चर बनाएंगे, पेज को अच्छे से साफ सुथरा बनाए। हो सकता है एक पेज में 3-4 कॉन्सेप्ट नहीं आए, लेकिन अच्छे से बनाए ताकि आप लोग, ठीक है राजू जी, बीच में लाइन खींच के दोनों पास, लेकिन इसके लिए भी बन जाएगा छोटे छोटे बना के। समकोण वह कोण जिसका मान कितना हो, 90 डिग्री हो। बना लेंगे, सबको दिख रहा होगा। फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है, सब बताएं भाई। दूसरा एंगल, दूसरा एंगल देखें, दूसरा एंगल को समझिए। अब दूसरा एंगल को हम लोग कौन सा एंगल बोलते हैं, एक्यूट एंगल या न्यून कोण। इसको मिटा देता हूं मैं, इमेज के लिए बार बार इसी का यूज करूंगा मैं। दूसरा हो गया न्यून कोण। न्यून कोण को क्या कहा जाता है, एक्यूट एंगल। सभी इंग्लिश में भी लिख लेंगे। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो।
इंग्लिश वाले लिख लेंगे, मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ। एन एंगल दैट इज लेस देन, किससे कम हो, लेस देन 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? किससे कम होगा ये, 90 डिग्री से कम होगा वो। अब देखिए इमेज कैसे बनेगा इसका, अगर आपके पास एक क्षैतिज रेखा है और आप एक आधार माने हैं, इसको मैं मान लेता हूं एक क्या है, 90 डिग्री का एक डॉट कर दिया हूं, 90 डिग्री का एक रेखा था। अब जितने भी एंगल यहां से बनेंगे, यहां से जो भी एंगल बनेगा वो सभी एंगल कौन सा कहलाएगा, न्यून कोण। 90 से क्या होगा, कम होगा, एंगल दैट इज लेस देन 19 डिग्री, समकोण से छोटी जो कोण है वो। तो आप सिंपल से 0 से लेकर, है ना, 1 से लेकर के 89 डिग्री तक, 1 से लेकर के 89 डिग्री तक का जो कोण होता है वो न्यून कोण कहलाता है। थर्ड पॉइंट, अधिक कोण, अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल, इसकी क्या डेफिनेशन होगी, चलिए आप बताओ जी, अधिक कोण की परिभाषा आप लोग कोई बता देंगे अधिक कोण का, कमेंट्स करिए तुरंत, जिनको अधिक कोण की परिभाषा पता होगा जल्दी से बताएंगे, अधिक कोण किसे कहते हैं। नहीं पता किसी को, ये C-टेट में आया है कि बच्चों को एक पूर्ण परिभाषा देना होगा अधिक कोण का, तो आप क्या देंगे, किस प्रकार का कॉन्सेप्ट उनको देंगे, बताइए। आप बोल रहे हो वो सही है, लेकिन अधूरा है डेफिनेशन। हाँ, ये 3 कमेंट्स आ चुके हैं। इसमें से एक का डेफिनेशन अधूरा है जयश्री का, बाकी 3 लोगों का डेफिनेशन सही है। देखिए कोई भी अधिक कोण, ध्यान रखिए कोणों के बहुत सारे प्रकार हैं, इसलिए मैं आपको नोट डाउन करने बोल रहा हूँ। द एंगल दैट इज द मोर देन 90% एंड लेस देन 180%, ये होगा। मतलब वह कोण, लाइट कहाँ पड़ रहा है, आपको लिखने में दिक्कत हो जाती है, लाइट वाला प्रॉब्लम कब सॉल्व होगा। वह कोण जिसका मान, हिंदी में लिख लेंगे, जिसका मान 90 डिग्री से क्या हो, अधिक हो तथा 180 डिग्री से कम हो, वो कहलाएगा आपका अधिक कोण। जैसे इसमें लिख लेंगे ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, मतलब 180 से कम हो और 90 से ज्यादा हो, वो कहलाएगा आपका अधिक कोण। आप इसको समझने के लिए देखिए,
बहुत सारे कोण की बात करते हैं और इसमें एक शब्द में बोला था रिजु, क्या बोला था मैं, रिजु, या फिर स्ट्रेंथ एंगल या सरल कोण, रिजु या सरल। मैं इसी में अगला लिख देता हूं, सरल कोण या रिजु कोण या स्ट्रेंथ एंगल। चलिए डेफिनेशन क्या होगा, वह कोण या वह एंगल जिसका मान कितना होगा, 180 होगा, वो क्या कहलाता है, सरल। इसको देख लीजिए, वहीं पे एक पिक्चर बना लेंगे। आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि स्टेटमेंट में सरल कोण, दो समकोण से बनने वाली रेखा सरल कोण कहलाती है। यस, सरल कोण या स्ट्रेंथ एंगल 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। इसको किस रूप में समझे, हमने एक एंगल बनाया था इस प्रकार से 90 डिग्री का, ठीक, एंगल बना दिया था। ये अपना एंगल यहां से 90 डिग्री और यहां से 90 डिग्री हो गया। अब इस एंगल को इधर से भी नापते, इधर से भी कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। जब हम लोग किसी एक रेखा में इस पूरे पॉइंट को हटा दें तो अपने आप में ये क्या है, 90 प्लस 90 180। कभी कभी आपको इसमें इस प्रकार से चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसका मतलब है आप कहीं से भी शुरुआत करें, एक प्लेन लाइन में, एक सरल रेखा में, स्ट्रेट लाइन में, इसमें देखिए एक सरल रेखा में कहीं से भी शुरुआत करें, ये पूरा का पूरा चांदा, जानते हैं चांदा, आप लोग हिंदी में चांदा ही बोलते हैं, चांदा इसी संरचना में होता है, आप लोगों ने देखा होगा, इसी संरचना में होता है। और नीचे में क्या होता है, इस जगह पे पूरी जगह में इस प्रकार से लाइनिंग होता है और बीच में बड़ा लाइन होता है और इस प्रकार से फिर लाइन होता है। वो दर्शाता क्या है, दर्शाता यह है कि हर एक लाइन पे इस प्रकार से यहां से इस मुख्य बिंदु से हर जगह पे लाइन गया होता है और यहाँ पर होता है 90 डिग्री। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा, उसको अब अच्छे से देखे होंगे तो एक जाता है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, फिर 110 से लेकर के 180 तक जाता है, इस प्रकार से। और आपने ये देखा होगा कि अंदर यहां से फिर से 0 से होकर के 180 इधर आता है, दो चीजें होती हैं। इसका कहने का मतलब है कि यहां से 90 डिग्री खत्म, इस एंगल से शुरू करें तो, और इस एंगल से शुरू करें तो यहाँ 90 डिग्री खत्म, तो 90 डिग्री इस मामले में यहां तक का, मतलब इस मामले में यहां तक का 90 डिग्री। और ठीक है, जब भी समकोण बनाना होता है गोला नहीं खींचते, एक लाइन खींचते हैं इसके लिए, और इधर से गिनती करें तो इसके लिए 90 डिग्री। तो एक जो स्ट्रेंथ लाइन होता है, स्ट्रेंथ एंगल सॉरी होता है, वो दो समकोण का योग होता है, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री। क्लियर है? तो एक सरल रेखा पे यहां से ऐसे चांदा संरचना में समझ लीजिए 180 डिग्री को दर्शाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला एंगल है प्रतिवर्ती कोण। सुने हैं, प्रतिवर्ती कोण। मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूं आप लोगों को ताकि समझ में आए। पहला हम लोग बात किए समकोण, है ना। समकोण से पहले मुझे न्यून कोण शुरू करना था, लेकिन न्यून कोण मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 to 89, 1 से लेकर 89 तक वो न्यून कोण कहलाया। 90 हो गया तो वो क्या हो गया, समकोण हो गया। 90 से ज्यादा हो गया तो वो अधिक कोण हो गया। फिर 180 हो गया, बराबर हो गया तो 180 क्या हो गया, रिजु सरक कोण। अब बात करते हैं, अगर 180 से के बाद भी मैं बोलूं कि और कोण बनते हैं तो सही है कि गलत होगा। अभी मैंने इसको इसको देख लीजिए, इस प्रकार की संरचना बनाया था, यस और नो, ठीक। अब मैं अगर इसको मान लेता हूं 180,
और इसी को यहां से फिर से इसी लाइन को आधार मान करके नीचे से फिर से मैं बनाता हूं ऐसे, तो ये बन जाएगा एक सर्कल या गोला। और इसका मान भी कितना होगा इस मामले में, उल्टा मामले में 180। हमको पता है कि एक सर्कल जो होता है, पूरे सर्कल को अगर नापे तो एंगल होता है 360, 360, 180, 180, 360 एंगल पूरा बनता है। इसी को मैंने हाफ किया, यहां से यहां किया, रेखा को लंबा कर दिया था, तो आपको लग रहा था कि क्या हो रहा है, नीचे से फिर खींच देता हूं। मतलब एक गोले को दो भाग में काटते हो तो 180 180 का वो क्या बनता है, कोण बनाता है। लेकिन प्रतिवर्ती कोण क्या है, प्रतिवर्ती कोण को इसी एंगल की मैं देख लेता हूं। इस पूरे एंगल में मैंने क्या किया, यहां से कुछ एंगल को क्या कर लिया, कम कर दिया। मतलब अब इसको देखिए, मैंने इस गोले को टुकड़ा किया, टुकड़ा किया मतलब ये पूरा गोला कितना है 360। अब 360 में मैं कुछ हिस्से को क्या कर दिया हूं, हटा दिया हूं। तो आपको कोण नापना होगा इस कोण को, तो आप इस कोण को नापने के लिए यहां से लेकर के यहां तक का पहुंचोगे। मतलब ऐसा कोण जो 180 से ज्यादा हो लेकिन 360 से कम हो, वो क्या कहलाएगा, प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। क्लियर हो जाएगा। पूरे 360 में 180 से ज्यादा और 360 से कम, मतलब ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360, वो क्या एंगल कहलाएगा, प्रतिवर्ती। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। वह कोण जो 180 से बड़ा हो, डिग्री जरूर लगाएंगे ना, तथा 360 से क्या हो, छोटा हो। कोण के इतने सारे वेराइटीज हैं, जब तक इसके नामकरण और इस सब चीज को नहीं समझेंगे हम नहीं कर सकते। जैसे यहीं पे बना लीजिए, एक सर्कल बनता है लेकिन इस सर्कल को हम लोग क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। ये वाला कोण क्या कहलाएगा, यहां से यहां तक का, मैं इसमें उल्टा कर दिया था, ये शेष कोण है। ये वाला बनाएंगे, मान के चलो 270 डिग्री, थीटा बराबर 270 डिग्री। जब भी एंगल का मान मापते हैं तो एक मानक है, थीटा लगा देते हैं। थीटा से समझ में आ जाता है कि एंगल की बात की जा रही है, डिग्री की बात की जा रही है। दिख रहा है सबको? हाँ, अब आप समझने का प्रयास करें आप। आगे बढ़े, चलिए। अब एक हो गया लास्ट जो कोण है, वो कोण कहलाता है फुल एंगल, छठवा, या हम लोग पूर्ण कोण बोल सकते हैं इसको। ठीक है, पूर्ण कोण। फुल है, फुल एंगल मतलब इसका जो मान होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री। फुल एंगल बस 360 लिख लीजिए, पूरा एंगल है। पूरे, कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा 360 एंगल, मतलब जो कैमरेस बन रहे हैं 360 डिग्री कवर करता है एक इंसान। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि एक इंसान का जो आंख होता है वो 180 को कवर करने का प्रयास करता है। एक आंख होता है, इतना ही देख पाता है। और जो आंखों में जिसकी परेशानी हो जाती है, तो आंख का तो प्रॉब्लम रहता ही है, उसका एंगल भी परेशानी होता है धीरे से। आप अगर एक आंख बंद करते हो, एक प्रश्न आया था जिसमें एक बोला गया था, एक सामान्य व्यक्ति अगर बराबर देख रहा होता है तो उसकी नजरें 180 तक हो जाती है ना, एक स्टेट 180 तक वो देख सकता है। अगर लेकिन एक आंख बंद कर दिया जाए तो बताइए कितना देखेगा, और 90 उत्तर नहीं होगा। ठीक है, हाँ। अगर कोई व्यक्ति दोनों आंखें खोलकर खड़ा होता है, वैसा उत्तर नहीं,
हाँ 90 से ज्यादा होगा, 180 से कम होगा, लेकिन कितना होगा। कभी ये कैमरा सा भी अभी ना, अगर आप सोशल मीडिया में देखें तो 360 एंगल वाला कई पिक्चर्स आते हैं, मतलब पिक्चर ही रहता है, फोटो ही रहते हैं, उसको ऐसे ऐसे मोबाइल को भी घुमा घुमा के देखो तो चारों तरफ को दिखा देता है, होता है ना। तो वो कहता है कि 360, 360 बहुत लोगों को भी कहा जाता है। 360 का मतलब होता है कि वो किसी भी क्षेत्र को नहीं बख्शता। एक क्रिकेट का मैदान होता है और एक खिलाड़ी इस पिच से लेकर के बल्लेबाजी करता है, तो जब बैटिंग कर रहा होता है तो हर एंगल या हर दिशाओं में वो बल्लेबाजी करने में सक्षम होता है। ऐसे बल्लेबाज को 360 360 प्लेयर कहा जाता है, सुने होंगे, क्योंकि वो पूरा का पूरा एरिया को क्या कर सकता है, कवर करता है, इसलिए 360। जैसे हमारे यहाँ पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में AB डिविलियर्स को 360 कहा जाता था, और भारत में सूर्य कुमार यादव, है ना, जब सभी जगह पर वो अपना पूर्ण योगदान देता है। आप लोग किसी को पता है क्या, एक व्यक्ति एक आंख बंद करता है तो कितना एंगल दिख सकता है? आगे बढ़ते हैं, कोण बहुत सारे हैं, क्वेश्चन ना करके इसी में आप लोगों का समय लग जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझिए। ये तो जानते हैं सर, ऐसा भी है कि लोग, ये आपके लिए नहीं है, बच्चों को लेकर प्रश्न बनते हैं, तो आप कैसे करोगे, इसके लिए मैं एक एक करके बता रहा हूँ। पेडागोजी वाले प्रश्नों में आप लोग फंस सकते हो, क्वेश्चन आंसर हल कर तो कर सकते हो। एक समझिए, अब सुने होंगे आप लोग पूरक कोण, पूरक कोण सुने हैं, पूरक कोण। और एक शब्द होता, हाँ, इसी को पूरक कोण भी कहा जाता है और इसी को कोटि पूरक भी कहा जाता है। दोनों को ध्यान रखिए, पूरक कोण और कोटि पूरक, सुने हैं। ये थोड़ा सा लॉजिकल कॉन्सेप्ट है पूरक कोण। परिभाषा लिखेंगे, वह दो कोण जिसका योग हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री होता है। वह कोण जिसका योग हमेशा 90 डिग्री होता है क्या कहलाएगा, पूरक कोण कहलाएगा। अब पूरक कोण को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, 90 माइनस थीटा। 90 डिग्री माइनस थीटा से आपको काम चलाना पड़ेगा, पूरक कोण का एक सरल कॉन्सेप्ट है। पूरक कोण में थोड़ा सा दिमाग घूम जाता है कि कौन किसका पूरक। 90 में आपको प्रश्न दे दिया जाएगा और आपको बताना होगा कि इसका पूरक कोण कितना है। जैसे मैं अगर यहाँ लिख देता हूँ, क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्वेश्चन फर्स्ट, 60 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। तो 60 डिग्री का पूरक कोण हो जाएगा, हमको पता है कि इसमें क्या जोड़े कि 90 हो जाए। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए एकदम ध्यान पूर्वक, 90 में क्या घटे छोड़िए, ये 60 में और कितना जोड़े कि 90 हो जाए, क्योंकि 90 होगा तो वो पूर जाएगा उसका। इस पूरक, पूरक है मतलब ये खुद पूरक है, इसको चाहिए अपना पूर्ण होने के लिए, है ना, कंप्लीमेंट्री चाहिए इसको, है ना। तो एक होता है कम्प्लीमेंट्री, एक होता है सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो एक पूरक मतलब होगा कि ऐसा क्या इसमें जोड़े कि 90 हो जाए, तो वो उसका 60 का पूरक कहलाएगा। तो 60 का पूरक क्या हो जाएगा, 60 का पूरक 30, निकालेंगे कैसे, परंपरागत में 90 से 60 घटा दो, कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। 60 का पूरक 30 डिग्री। तो वैसे ही आप लोगों को पूरक कोण ध्यान रखना होगा, पूरक कोण में क्या होगा, हमेशा 90, दो कोणों को जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। उसके बाद हो गया पूरक, और एक दूसरा कॉन्सेप्ट होता है समपूरक, समपूरक कोण।
अभी क्या बोला था, कौन सा मीन थी, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट। सप्लीमेंट मतलब क्या होगा, दो कोणों को जोड़ने पर, दो कोणों को जोड़ने पर योग, उनका सम कितना हो, हमेशा योग हमेशा 180 डिग्री हो। अब इसको क्या कर सकते हैं, 180 डिग्री माइनस थीटा। अगर प्रश्न में आपसे पूछा रहा कि 75 का संपूरक कोण कितना होगा, 80 का संपूरक कोण कितना होगा, तो उसमें कितना जोड़े कि 180 हो जाए, या फिर 180 में उसे जो प्रश्न दिया है उसको घटा दो, उसका उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, पूरक और संपूरक। पूरा कोण में 3 बार बोल रहा हूं मैं, पूरा कोण 90 डिग्री को लेकर काम करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री काम करेगा और सप्लीमेंट काम करेगा, संपूरक काम करेगा 180 डिग्री में। तो एक और प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन 2 है इसके लिए। 76 डिग्री का संपूरक कोण कमेंट्स करेंगे कितना होगा, क्वेश्चन लिखेंगे भी, और ताकि आपको क्वेश्चन ध्यान में रहे कि कैसे प्रश्न बनते हैं। और पूरक और संपूरक का प्रश्न भी दूंगा मैं, 5-6 प्रश्न। बताएंगे कितना है, 100, सभी लोग बताएंगे 104। चलिए मैं अब क्वेश्चन पे आता हूँ। पूरक और संपूरक के बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं। कोणों को देखिए, अभी बहुत सारे कोणों के प्रकार भी बचे हुए हैं ना, ध्यान रखेंगे। ये आ गया तो इसी में आप क्वेश्चन कर लेंगे, इसका ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण, है ना। उसके बाद क्या कोण, आसन्न कोण, आसन कोण तो खैर नजदीक वाला वो कॉन्सेप्ट है। अभी अब आप लोगों को पूरक और संपूरक समझ में आ गया, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ इसमें, ताकि आप इससे आप कंप्लीट यही कर लेंगे। क्वेश्चन है, सभी लिखेंगे। कौन से दो कोण, ऑप्शन भी दूंगा, कौन से दो कोण पूरा कोण नहीं है, ऑप्शन में लिख रहा हूं। ऑप्शन ए 30-50, 150, 5 डिग्री एंड 175 डिग्री। सी है 89 एंड 91 डिग्री। और डी है 23 डिग्री एंड 177 डिग्री। हाँ, संपूरक। पूरक लिखिए, सभी तो 90 से ज्यादा है, संपूरक कौन सा नहीं है बताना है। नहीं दिख रहा है क्या? हाँ, लाइट पड़ रहा होगा, एक मिनट।
चलिए सबका योग करके देखें तो सबका जिसका योग 180 होगा, ये कितना हो रहा है 200। तो तीनों है समपूरक कोण और एक समपूरक कोण नहीं है। ठीक, चलिए अब मैं इसी संपूरक में जो एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को आप लोगों को अभी लगे हाथ करा देता हूं, तो आप लोगों को यहीं पे क्वेश्चन कर लेंगे। प्रश्न है दो पूरक कोण का अंतर 30 डिग्री है, तो कोण कौन कौन से हैं। अब सीधा में सवाल पे आ गया ना, कोण के मामले में सबका आंसर आ गया, सही है सब। कितना है 60 और 30। इधर बनाइए, प्रश्न समझ नहीं आया क्या। चलिए क्या है, दो पूरक कोण है। अब दो पूरक कोण है मतलब दोनों का मान तो 90 से कम होगा ही, है ना। अब दोनों पूरक कोण को हम लोग घटाते हैं तो 30 का अंतर रहता है, ठीक है। और जोड़ेंगे तो हमको क्या पता है, दो कोणों को जोड़ने पर 90 होना चाहिए। तो अगर मैं इस 90 को देखूं, पहला मान लेता हूं 60 और दूसरा मान लेता हूं 30, 60 और 30 90, ये तो हम मान रहे हैं ताकि जो समझ रहे हैं उस हिसाब से। और दोनों के बीच में 30 का भी अंतर हो गया, तो एक कोण 60 है, दूसरा कोण 30। लेकिन बनाते कैसे हैं इसको समझिए, सॉल्व कैसे करेंगे। मान लेते हैं, माना पहला कोण क्या है x, ठीक, पहला कोण क्या है x, और दूसरा कोण हमको क्या पता है कि वो 90 से 90 में ये जो कम होगा उसका वो दूसरा कोण होता है। और दूसरा एंगल होगा फर्स्ट 90 माइनस एक्स, यही है। 90 में पहला कोण को घटाते हैं तो दूसरा कोण का मान मिलेगा हमको। पहला x है तो दूसरा उसको 90 से कम कर देंगे तो दूसरा। अब प्रश्न फिर देखते हैं, इन दोनों कोणों का, पहला कोण और दूसरा कोणों का अंतर कितना है 30 है। तो अंतर कैसे लिखते हैं, x माइनस 90 ऋण x बराबर 30 है। ऐसा तो लिखने आएगा ही हम लोग को। इसको देखिए, x ऋण 90, ऋण और ऋण ब्रैकेट हट जाएगा तो धन x बराबर 30, ax बन गया 2x, माइनस 90 इधर चला जाएगा तो 30 तो है ही, माइनस 90 हो जाएगा प्लस 90, तो 2x बराबर 120, 90 और 30, तो x बराबर हो जाएगा 2 एकम 2, 12 दूनी 60।
अगर x 60 है तो दूसरा 90 में 60 को कम करेंगे, दूसरा कोण दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, 90 माइनस x, तो 90 माइनस 60 बराबर 30। कुछ भी तरीके से बनाओ, आपको आना चाहिए। आगे बढ़े, एक पूरक संपूरक का प्रश्न का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। मिटा दो क्या? आप लोग लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पाते हैं? कुछ थोड़ा सा रुक के मिटाना है, क्या करना है कुछ बताएंगे आप लोग? क्वेश्चन अगला है, वह कोण जो अपने पूरक कोण से 20 अंश अधिक है, उस कोण का मान ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक कोण से 20 अधिक है। कॉन्सेप्ट समझ, यही सब प्रश्न आया है व्यापक में। अभी जस्ट पहले वाला सबसे पहले प्रश्न किया था सीजी टेट 2020 में आया है वाला प्रश्न। बनाएंगे, पूरक और संपूरक अपने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कितना है? लॉजिकल समझिए, जैसे दो कोण को जोड़ने पर 90 होगा। अब ऐसा जोड़ी ढूंढिए जो वो एक दूसरे से 20 ज्यादा होना चाहिए। 80 और 8 4 12 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इतना दोनों जोड़ेंगे कितना होगा? 80 30 बोल रहे हो। वह कोण जो अपने पूरा कोण से कितना ज्यादा होना चाहिए? 20 ज्यादा होना चाहिए। दोनों 80 20 दोनों जोड़े 100 हो जा रहा है भाई। बनाना है आप, बना प्रश्न को बनाओ। माना एक कोण x है और ऑलरेडी दूसरा कोण हो जाएगा 19 माइनस एक्स, और कंडीशन एक दे दिया है कि वो जो दूसरा 90 माइनस एक्स मानोगे वो 20 ज्यादा होगा। क्यों रो रहे हो भाई? थोड़ा आ रहा हूँ।
आप लोगों में किसी का आया? थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग गया था। यस, सभी का आंसर सही है। 55 और 33। 55 आएगा और 33 आएगा। चलिए कैसे समझे, मान लेते हैं माना पहला कोण, लॉजिकल भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। माना पहला कोण x, ये पहला कोण हो गया। और जब भी हम लोग इसकी बात करेंगे, दूसरे कोण की बात करेंगे, वो हमेशा 19 माइनस एक्स ही होगा ना। अब प्रश्न कहता है वह कोण, मतलब कोई ऐसा कोण है जो अपने पूरक कोण से, जो ये आएगा वो पूरक कोण कहलाएगा। दूसरा कोण का मतलब हम लोग दूसरा कोण हम लोग लिख सकते हैं पूरक कोण। या पहला कोण को पूरक माने तो दूसरा कोण को मुख्य कोण माने, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये वाले कोण से या ए वाले कोण इससे कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है। तो मान के चलो x बराबर मैं कर दूं 90 माइनस एक्स प्लस 20, इससे 20 ज्यादा है ये, ठीक है। वह कोण मतलब x की वैल्यू निकालनी है आपको। ऑप्शन में जो डिपेंड करता है कि वो दोनों को पूछ रहा है वह कौन कौन से है, या फिर वो सिंगल कौन पूछता है। तो x बराबर हो गया 90 माइनस एक्स प्लस 20। ये x इधर चला जाएगा तो माइनस है, तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स, इसको मैं 2x लिख देता हूँ। और 90 और 20 110, तो x की वैल्यू आ गई 55 डिग्री। जब x 55 है तो उसका पूरा कोण 90 माइनस 55। चलिए, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, प्रश्न जैसा भी बने। आगे बढ़े क्या? वह कोण जो अपने पूरक कोण का 1/5 है, तो कोण का मान क्या है? प्रैक्टिस ही करेंगे बार बार तो क्लियर हो जाएंगे। एंगल मतलब फर्स्ट एंगल एक्स है और उसका जो दूसरा जो कोण है या सेकंड कोण है वो कितना है? नाइन्टी माइनस एक्स। समझिए, मुख्य कोण एक्स, कंप्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस एक्स। अभी क्या किए थे, 20 अधिक तो प्लस किए थे, यहाँ पे ऑफ 1/5 कंप्लीमेंट्री कोण ऑफ 1/5। तो यहाँ पर ये, हाँ अभी आ गया कॉन्सेप्ट में। तो आप क्या करें, x ऑफ मतलब 1/5, ये हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा फिर अब 90 माइनस एक्स बाई 5। 5 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 5x, और ये हो गया 90 माइनस एक्स। ये x इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, कितना x हो जाएगा और 90। तो x की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस 6 इज इक्वल टू 15 डिग्री। x की वैल्यू 15 डिग्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा 75 75। ध्यान रखेंगे सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट इंग्लिश वाले, पूरक और संपूरक। कॉम्प्लीमेंट होता है 90 माइनस थीटा और सप्लीमेंट होगा 180 माइनस थीटा, मतलब 180 होना चाहिए। चलिए, एक बड़ा प्रश्न जो आप लोगों को बनाना है।
अंतर 30 से वाला बनाए थे ना अभी। नोट डाउन तो हो गया होगा सबका। यदि P का पूरक कोण, अभी मैं दिखा दूंगा P और Q क्या है। पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट तथा समपूरक सप्लीमेंट क्रमशः, ये बड़ा प्रश्न है, क्रमशः 13x माइनस 11 डिग्री और 24x प्लस x 24x प्लस 24 डिग्री हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न समझ में आ गया होगा। कोई एक P डिग्री है, एक डिग्री का मान है P। अगर उसका पूरा कोण देखते हैं तो पूरा कोण 13x माइनस 11 होता है, और उसी P का समपूरक सप्लीमेंट देखते हैं तो 24x प्लस x होता है। आपको क्या करना है, P की वैल्यू ज्ञात करनी है। लॉजिक लग रहा है क्या आप लोगों को? आप लोगों ने एक, मैं बार बार जोर इसलिए दिया था, आप लोगों को सप्लीमेंट का डेफिनेशन और सॉरी अधिक कोण का डेफिनेशन और इसकी डेफिनेशन में दो चीजें कौन से बताया था, इसमें भी वही चीजें काम करेंगी। आपको क्या पता है कि इसके लिए एक आधार तो चाहिए आपको। अगर मैं बोलता हूं पूरक कोण जिसका मान कितना है 90 डिग्री और समपूरक 180 डिग्री, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है भाई? इन दोनों के बीच का अंतर है 90 डिग्री। तो आपको इस x की वैल्यू निकालने के लिए इसका सहारा लेना पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं बड़े प्रश्नों में। पूरक समपूरक केवल 90 और 80 से 180 से जोड़ घटा के नहीं किया जा सकता। पूरक और समपूरक के बीच यहां मैं लिख देता हूं, लाइट कहां पढ़ना आप लोग देखें, यहाँ पे लिखना है किसी समपूरक सप्लीमेंट है ना, किसी समपूरक तथा कॉम्प्लीमेंट तथा पूरक के बीच कितने डिग्री का अंतर होता है? 90 डिग्री का अंतर है। तो इस अंतर को इस सवाल के माध्यम से मैं कर सकता हूं। अगर मैं इसको लिख दूं समपूरक माइनस पूरक मतलब सप्लीमेंट माइनस कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री, तो इसका मान क्या है 24x प्लस 24 माइनस 13x माइनस 11 इज इक्वल टू 90। अब ऐसे प्रश्नों को तो हल कर ही सकते हैं। आगे प्रोसेस करेंगे क्या आप लोग? हाँ, x का यहां से आपको इस पूरे प्रश्न में अभी तो x की वैल्यू निकालनी है। x ऐसा मान है जिस पर हम लोग पुट करें तो p की वैल्यू निकलेगी। उस x के मान को 13 के साथ गुना करके और 11 माइनस करोगे तो p की वैल्यू निकलेगी। या फिर इसमें भी कर सकते हो, 24x प्लस 24 पर कर सकते हो, दोनों में से करें तो p की वैल्यू निकल सकती है। तो इसको देखिए,
मैं ब्रैकेट हटाता हूं, 24x प्लस 24 माइनस 13। और जब ब्रैकेट हो और ब्रैकेट के पहले कोई चिन्ह होता है तो ब्रैकेट हटने पर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 90। अब देखिए, एक्स एक्स को एक तरफ काउंट कर लो और संख्यात्मक को एक तरफ, हो जाएगा। कितना होगा, 24 में 13 माइनस करेंगे 11x हो जाएगा, और 13 में 11x, 24 में 13x गया, फिर प्लस हो जाएगा 24 और 11 35। ये भी डिग्री नहीं है क्योंकि ब्रैकेट में डिग्री लगाया था। 11x बराबर 90 माइनस 35। 11x बराबर कितना हो गए, 55। तो x की वैल्यू हो गई 11 पंचे 55। यहां पर आया है x की वैल्यू, हमको निकालना है p की वैल्यू। बड़ा प्रश्न है, p का मान निकालने के लिए हमको कोई भी एक या फिर कंप्लीमेंट में रखें या सप्लीमेंट में रखें। मैंने इसको रख दिया, मान के चलो x की वैल्यू 13x माइनस 11 में रखने पर, तो 13 इंटू क्या हो जाएगा 5 माइनस 11, तो ये कितना हो जाएगा 13 पंचे 65 माइनस 11, तो ये आंसर हो जाएगा 54 डिग्री। देखिए अब सोचिए पूरक समपूरक में कितने बड़े प्रश्न आ सकते हैं, तो ध्यान याद आप लोगों को रखना है कि ऐसे प्रश्न से भी आप लोगों को जूझना पड़ेगा। चलिए, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बाकी चीजें तो हम लोग कर ही रहे हैं। तो बहुत रो रहा है, आगे बढ़े। 1/5 है, 2/3 है, इतना हिस्सा है, ये तो हो गया। एक लास्ट वैरायटी पूरक संपूरक का नोट डाउन तो हो गया होगा। प्रश्न में लिख रहा हूं, यदि ए अपने पूरक कोण से 26 डिग्री अधिक है तथा बी अपने समपूरक, समपूरक को सप्लीमेंट्री लिख देता हूं एस, और उसको पूरक कोण को सी कम्प्लीमेंट्री। समपूरक पूरक 90 डिग्री से मामला है, समपूरक 180 का मामला। 30 डिग्री कम है, ये अधिक है और ये कम है, तो आपको a माइनस बी का मान ज्ञात करना है। a माइनस बी का मान ज्ञात करना है। मतलब दो प्रकार के प्रश्नों को एक साथ जोड़ा गया है। इससे पहले किया इतने अधिक इतने कम है, उसको लीजिए और दोनों का अलग अलग मान निकाल दीजिए, सिंपल। दोनों को घटाना है।
बन पा रहा है क्या? ए बराबर 90 माइनस ए प्लस 26, ये की है। मतलब x था तो x से इतना अधिक था, वही तो है ना। तो इसको क्या कर सकते हैं, a बराबर 90 ऋण a धन 26, ये 90 और 26 जुड़ जाएगा और ये माइनस से इधर 2a हो जाएगा। 90 और 26 कितना हो जाएगा, 116। तो a का मान कितना आ जाएगा, 58, a का मान हो गया। वैसे b की कहता है, b के लिए b बराबर 90 नहीं 180 माइनस b माइनस 30, 30 कम है तो इसमें अधिक था 26 और इसमें 30 कम है, तो b की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस b माइनस 30। ये भी इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2b। 180 में 30 माइनस करेंगे 150, 150 मतलब b की वैल्यू आधी हो जाएगी, मतलब 75। प्रश्न कहता है a माइनस बी, a माइनस बी, a का मान है 58 और b का मान है 75। ये हो जाएगा 8 और 15 माइनस 17 डिग्री। माइनस में माइनस कैसे आएगा मत के बोलना, माइनस आएगा है ना, माइनस 17 डिग्री आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो पूरक समपूरक में उम्मीद है कि ऐसे प्रश्न जब आते हैं, इसका इतना गुना है, इतना इसका ये अधिक है, इतना ये वो अधिक है, तो आपको ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने आना चाहिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कोणों के अलग अलग कंडीशन की। लिख लेंगे जल्दी से, कोणों का रेखीय युग्म अलग अलग नाम से जाना जाता है, उसको लिख लेंगे। कौन सा कोण क्या कहलाता है, कौन सा कोण क्या कहलाता है। हाँ, अब हम बात करते हैं, हम लोग समानांतर रेखाएं की बात कर रहे थे। कोई दो समानांतर रेखाएं हैं, एक समानांतर रेखा और दूसरी समानांतर रेखा, यही बन जा रही है। अब इस दोनों रेखाओं को अगर कोई बीच से क्या करता है, प्रतिच्छेदित करता है, तो यहाँ पे बहुत सारे एंगलों का निर्माण हो रहा है। तो इस एंगल में कौन कौन से कंडीशन बनेंगे, इसको देखिए। अब इसमें मैं लिख देता हूँ, ए पहला रेखा ए बी और दूसरा रेखा सी डी। तो इसको कभी ना कभी आप ध्यान रखेंगे, ए बी समानांतर सी डी, भाव क्या रहेगा, ए बी पैरेलल सी डी। इसका मतलब होगा कि दो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर, ऐसा लिखा हुआ मिले तो आप समझिएगा दो लाइन खींचना है और इसको ए भी लिखना है, इसको सी डी लिखना है। तो ये निशान होता है दो, तो आप समझिए इस दोनों रेखाओं में रेखा ए बी समानांतर है रेखा सी डी। ठीक, तो इसका क्या मतलब मैं लिख देता हूं, ए बी समानांतर है सी डी।
पूरे एक एक शब्दों को मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप प्रश्न जब बनाएं तो समझ दे रहे हो तो उत्तर बनाना आना चाहिए। अब इसमें देखिए अलग अलग कोण होते हैं, जैसे इसमें मैं टुकड़ा टुकड़ा में इधर एक कोण बना देता हूँ, इधर दो कोण बन गया, जहां जहां कोना होगा यहाँ एक कोण और यहाँ एक कोण, थोड़ा अलग अलग बना दिया हूँ। नामकरण कर देता हूँ मैं, इसको बोल देता हूँ एक, इसको हो गया दो, ये हो गया तीन, ये हो गया चार। जब भी कोण बोलूं कोण एक, तो कोण एक का निशान होगा और कोण एक लिखूंगा ऐसे, ठीक। कोण दो बोलूं तो कोण का निशान और कोण दो ऐसा लिखूंगा। कोण सी बोलूंगा तो कोण का निशान और कोण ऐसा, मतलब कोई लाइन पे कोई ऐसे रेखा खींची गई है तो इधर को मैं मिटा दिया, मतलब थोड़ा छोटा कर दिया तो ऐसा निशान बनता है वो। तो कोण वन, कोण टू, कोण थ्री, कोण फोर, समझ में आ रहा है, चारों दिशाओं में चारों कोण बने हुए हैं। वैसे ही नीचे भी बनाता हूं मैं अगर, तो यहां से भी कोण बन रहा है पांचवा नंबर, यहाँ छठवां, यहाँ सातवां और यहाँ आठवां। अब देखिए दो समानांतर रेखाओं में 8 एंगल बनते हैं, दो समानांतर रेखाओं में 8 कोण बनेंगे। अब कौन कौन से कोण को क्या क्या नाम से जाना जाएगा उसको देखिए। सबसे पहले बात कर देते हैं, पहला लिखेंगे ये नहीं मिटेगा, इसके बाद हम लोग बनाएंगे संगत कोण। संगत कोण किसको कहा जाता है? संगत कोण को इंग्लिश में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग संगत कोण। अगर इस पूरे समानांतर रेखाओं में मैं एक फिर से उसको सिंगल लाइन में लिख देता हूं, कौन किसके संगत और किसको संगत कहा जाता है। डेफिनेशन लिखेंगे पहले, डेफिनेशन लिख लीजिए। डेफिनेशन क्या मतलब है? एक लाइन खींचा हुआ है, अब इसमें संगत का मतलब होगा इस पूरे लाइन में जहां से काटा हुआ है ये बराबर है और ये बराबर है, मतलब एंगल 2 एंगल 6। संगत कोण का मतलब होता है कोई ऐसा रेखा, ऐसी रेखाओं को काटने वाली रेखा जो ऊपर ऊपर बराबर हो, ए बराबर है इसके। अगर कभी पूछा जाए तो इसको मैं लिख देता हूं कोण 2 बराबर है कोण 6 के। तो कभी कभी क्या, अभी प्रश्न बहुत सारे आएंगे उसमें आप लोगों को अगर इस एंगल 2 का मान 80 डिग्री दिया होगा और इसको मैं मान लेता हूं, और इसको पूछा जाता है अगर कोण 2 का मान 80 डिग्री है तो बताइए कोण 6 का मान कितना होगा? तो ये भी कितना होगा? 80, क्योंकि संगत कोण में प्रतिच्छेदी रेखाएं ऊपर ऊपर आपस में क्या होते हैं? बराबर। वैसे ही संगत कोण क्या होगा? दूसरा दूसरा संगत कोण का उदाहरण है दूसरे, इसी इमेज को इस रूप में लिख रहा हूं मैं, मिटा देता हूं, नहीं रहने देता हूं। किसके बराबर? ये है 1 और ये है 5। तो इस लाइन के लिए ये वाला एंगल और ए वाला एंगल आपस में संगत है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? कोण ए बराबर कोण 5। ठीक, संगत कोण का दो कॉन्सेप्ट। अगर इस लाइन के ये वाला हिस्सा का मान है जितना है उतना इसका भी मान होगा। तो कोण 2 6 बराबर है आपस में, और कोण 1 और 5 बराबर है। ये दोनों किस कारण बराबर है? संगत कोण में आपस के ऊपर ऊपर के कोण और नीचे नीचे के कोण क्या होंगे? बराबर होते हैं। तो कभी कभी बीच में आएगा संगत कोण के नियम से, ऐसा लिखना पड़ेगा। तीसरा कंडीशन क्या होगा? किसको और संगत कहा जाएगा? 4 और 8 आपस में संगत है। इसमें ऐसा फिर से कर देता हूं मैं, 4 कहां पर है? 4 यहां पर है, ये नीचे का हो गया, और 8 कहां है? ये अब इसका नीचे का है। तो कोण 4 और 8 इस पूरे लाइन में
ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, तो कोण 4 बराबर कोण 8। अब बचा क्या, कोण, फिर से एक और एंगल 2 और 7, 3 और 7, कोण 3 और कोण 7, ये आपस में बराबर है। संगत कोण कहता है कि ऊपर ऊपर के कोण, ऊपर ऊपर के कोण नीचे नीचे तथा नीचे नीचे के कोण आपस में बराबर होंगे। अब ये वाला बिल्कुल ध्यान रखेंगे, 2 6 के बराबर है, 1 5 के बराबर है, पूरे का सार यही है। ठीक, अभी इसमें इतने सारे कोण हैं, इसको आराम से बनाइए, इतने सारे एंगल की बात की जाएगी अभी। वो जो बना हुआ है उस साइड वाला 1 से लेकर 8 तक, वो पूरा का पूरा सेटअप है, उसी में ध्यान रखेंगे। आगे का एंगल हम लोग कल डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जल्दी नोट डाउन कर लीजिए, सभी जुड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कॉन्सेप्ट पहली बार आपके अंदर अगर लाना हो तो आराम से इसको पढ़ के समझ करके बनाएंगे। चलिए कल हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। बना रहे हैं क्या आप लोग?